हेलो नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारन आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर्स, आज अपन बात करने वाले हैं वो 12th बायोलॉजी की है, वो बात करेंगे। कौन सी क्लास की आज अपन बात करेंगे? आज अपन है वो डियर्स 12th क्लास की है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है। उस एग्रीकल्चर बायोलॉजी के वो फर्स्ट चैप्टर की है वो अपन आज है बात करने वाले हैं। आज से है वो अपने इस सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपको है 12th क्लास की एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की डेली क्लासेज है वो अपलोड है कर दी जाएगी। तो आज से वो अपन 12th क्लास का भी है वो बैच शुरू कर रहे हैं। तो आप अपने अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, उन सारों के पास में वो इसको अधिक से अधिक है वो शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपन आज के फर्स्ट चैप्टर को। और आज का अपना फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है डियर्स प्लांट ब्रीडिंग का। किसका रहने वाला है? प्लांट ब्रीडिंग का है वो आज का अपना फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियां। क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। अपन आज की क्लास के अंदर आज के सेशन में बात करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग है वो क्या होता है, उसकी है वो अपन बात करेंगे। तो मैं बात करूं डियर्स, प्राचीन काल में मनुष्यों ने जंगली पौधों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करते हुए उन्हें उपयोगी बनाया। प्राचीन काल से अगर अपन बात करें, आदि मानव की बात करें, तो प्राचीन काल में भी है वो मानव ने क्या किया डियर्स? मानव क्या करता है? मानव है वो अपने उपयोगी पौधों को है वो उनका वर्णन कर लेता है, उपयोगी पौधों का है वो चयन कर लेता है और उनको है वो अलग करता है, फिर उनको है वो खेती योग्य बनाता है। क्या करता है? प्राचीन काल से ही मानव ने क्या किया, जो जितने भी अपने जंगली पादप थे, उन जंगली पादपों को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसमें है वो चयन किया और उन्हें है वो उपयोगी बनाया, कृषि योग्य बनाया था। ये अपन को है वो डियर्स ध्यान रखना है कि मानव ने वो चयन की अगर मैं बात करूं तो चयन भी है वो एक क्या है डियर्स? प्लांट ब्रीडिंग की है वो मेथड है। चयन या अपना सिलेक्शन की बात करें तो ये भी है वो एक प्लांट ब्रीडिंग की मेथड है। और इसमें क्या किया जाता है कि पौधों को है वो अपने आवश्यकता के अनुरूप उनका चयन किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है। फिर अपन बात करें डियर्स, तो नीलसन एहिल एवं उनके सहयोगियों ने, अगर बात करें नीलसन एहिल की, किसकी बात करें? नीलसन एहिल एवं उनके सहयोगियों ने वो 1900 के आसपास एकल पादप वरण यानी कि सिंगल प्लांट सिलेक्शन विधि का विकास किया था। कौन सी विधि का विकास किया था डियर्स? नीलसन एहिल ने। नीलसन एहिल की अगर अपन बात करें, नीलसन एहिल, नीलसन एहिल की मैं बात करूं डियर्स, तो नीलसन एहिल ने वो 1900 के अंदर कौन सी विधि का दिया था? तो एकल पादप वरण विधि दी थी, यानी कि सिंगल प्लांट सिलेक्शन विधि दी थी। एस सिंगल प्लांट सिलेक्शन, एसपीएस सिंगल प्लांट सिलेक्शन है वो इस विधि का विकास किया था। तो किसने किया था? एकल पादप वरण विधि है वो किसके द्वारा दी गई? तो नीलसन और उनके सहयोगियों के द्वारा 1900 के अंदर है वो दी गई थी। कब दी गई डियर्स? 1900 के अंदर है वो दी गई थी। एकल पादप चयन की अगर बात करें तो क्या होता है इसके, अगर अपन जब आगे प्लांट बिल्डिंग मेथड में चयन पढ़ेंगे तो उसके अंदर है अपन विस्तृत रूप से है वो इसका चर्चा करेंगे एकल पादप चयन का। उसके अलावा जॉनसन की बात करें तो जॉनसन ने 1903 में शुद्ध वंशक्रम है वो प्योर लाइन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस कौन सी मेथड का? जॉनसन की मैं बात करूं तो जॉनसन ने 1903 के अंदर है वो शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन का है वो प्रतिपादन किया था। जॉनसन की बात करें तो जॉनसन ने वो जीन शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था? जीन शब्द है वो जॉनसन ने दिया था। उसके अलावा मैं बात करूं जीनोटाइप की, किसकी बात करूं? जीनोटाइप शब्द भी है वो किसके द्वारा दिया गया डियर्स? जॉनसन के द्वारा दिया गया। मेंडल ने 1856 में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। अगर मेंडल की बात करें डियर्स तो मेंडल ने वो 1865 के अंदर, 1865 के अंदर है वो वंशागति नियमों का है वो नियमों का प्रतिपादन किया था। इन नियमों की है वो 1900 के अंदर है वो पुनः खोज की गई थी मेंडल के नियमों की। अगर मेंडल की बात करें डियर्स, किसकी बात करूं मैं? ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करूं तो ग्रेगर जॉन मेंडल को है वो अपन किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आनुवंशिकी का पिता के नाम से जानते हैं अपन, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करो तो फादर ऑफ जेनेटिक्स अपन किसको बोलते हैं? मेंडल को है वो बोलते हैं। और मेंडल के नियमों की बात करें तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई थी? 1900 के अंदर हुई थी। एरिक वॉन शर्मेक, कॉल कॉरेंस और ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। किसने की थी? एरिक वॉन शर्मेक, कार्ल कॉरेंस और ह्यूगो डी व्रीज ने वो मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। मेंडल की बात करें तो मेंडल ने वो उद्यान मटर के ऊपर है वो अपना उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रयोग किए थे, और उन्होंने 7 विपरीत लक्षणों का वो उद्यान मटर के ऊपर अध्ययन किया तथा उन्होंने वो जेनेटिक्स के वंशागति के वो नियमों का प्रतिपादन किया था। उसके बाद में अपन बात करें जीन अनुकरण क्रिया यानी कि जीन इंटररिएक्शन
संलग्नता लिंकेज आदि की खोज हुई और यह ज्ञात हुआ कि जीन गुणसूत्र है वो क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। जीन होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर स्थित होते हैं। पादप प्रजनन के सिद्धांत एवं विधियों का है वो उपयोग करते हुए हमारे देश में विभिन्न फसलों का अविस्मरणीय कार्य हुआ है। पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग, और अपन इस प्लांट ब्रीडिंग की मेथड्स का उपयोग करते हुए बहुत सी अपन है वो अच्छी अच्छी फसलें है वो किस्में विकसित की है। जैसे मैं बात करूं डियर्स, तो गेहूं की बोनी किस्म का विकास किया आपने। गेहूं की बोनी किस्म का है विकास किया नॉरिन 10 जीन की सहायता से। गन्ने का नोबलीकरण किया। संकर मिलेट है वो अपन ने, संकर मिलेट या संकर अपने जो खाद्यान्न फसलें है उनका है उत्पादन करना शुरू किया। कपास की संकर किस्में जैसे H4 आदि का अपन ने प्लांट बिल्डिंग की सहायता से है वो इनका विकास किया। अब अपन बात करते हैं प्लांट बिल्डिंग की डेफिनेशन की। पादप प्रजनन वो कला तथा विज्ञान है। पादप प्रजनन क्या है डियर्स? पादप प्रजनन आर्ट एंड साइंस है। क्या है डियर्स? आर्ट एंड साइंस है। पादप प्रजनन है वो क्या है? कला और विज्ञान है। पादप प्रजनन एक कला भी है और विज्ञान भी है, ये अपन को है वो ध्यान रखना है। जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य उनकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। अपन क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं डियर्स प्लांट बिल्डिंग की या पादप प्रजनन की, किसकी बात करें? पादप प्रजनन या प्लांट बिल्डिंग की बात करें तो पादप प्रजनन है ये कला एवं विज्ञान है। क्या है डियर्स? कला व विज्ञान है। और इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं डियर्स? इनके अंतर्गत है वो अपन पौधों को है वो अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य क्या करते हैं? वो अपने पौधे होते हैं, पौधों को आर्थिक महत्व इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस के बनाने के उद्देश्य से, आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनमें क्या करते हैं डियर्स? आनुवंशिकता में सुधार करते हैं। उनके जीनोटाइप होते हैं, उन जीनोटाइप के अंदर है वो अपन चेंजेज करते हैं, आनुवंशिकता में सुधार करके पौधों को है वो मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाने की जो विधि है जिसका अपन अध्ययन करते हैं वो क्या है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो पादप प्रजनन कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत पौधों को मानव के लिए अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनके आनुवंशिकता में तथा उनके जीनोटाइप में क्या किया जाता है? चेंजेस किया जाता है। फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया पादप प्रजनन कहलाती है। और अपन डेफिनेशन की बात करें डियर्स तो क्या है कि फसलों के अंदर फसलों का जीन प्रारूप होता है, जीनोटाइप होता है फसलों का। इस जीनोटाइप या जीन प्रारूप के अंदर क्या करते हैं डियर्स? परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं। इन जीनोटाइप के अंदर परिवर्तन करके उसको है वो मानव के लिए क्या बनाना? अधिक महत्व के लिए आर्थिक उपयोगी बनाने को अपन क्या बोलते हैं? प्लांट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। कि फसलों के जीन प्रारूप में, फसलों के जीनोटाइप में परिवर्तन करके उसको मानव के लिए अधिक आर्थिक महत्व के उपयोगी बनाना क्या कहलाता है? पादप प्रजनन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों तथा विधियों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा फसलों को उपयोगी परिवर्तन किए जाते हैं। पादप प्रजनन की मैं बात करूं डियर्स तो पादप प्रजनन के अंदर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपन उन सिद्धांतों तथा विधियों का अध्ययन करते हैं, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज का अध्ययन करते हैं जिसकी सहायता से अपन कोई भी अपना फसल है या कोई भी पौधा है उसको मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। किन विधियों तथा किन सिद्धांतों से बनाते हैं, उन सभी विधियों तथा सिद्धांतों का अध्ययन अपन कौन सी शाखा में करते हैं? तो प्लांट बिल्डिंग के अंदर है वो डियर्स करते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि प्लांट बिल्डिंग के उद्देश्य क्या क्या है। अगर मैं पादप प्रजनन के उद्देश्यों की बात करूं डियर्स, क्वेश्चन आ सकता है पादप प्रजनन की परिभाषा लिखते हुए उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो पादप प्रजनन के उद्देश्यों की बात करें तो पहला है अधिक उपज प्राप्त करना, हायर हेल्ड है वो प्राप्त करना। क्या करना डियर्स? अधिक उपज प्राप्त करना या फिर हायर हेल्ड प्राप्त करना। दूसरा मैं बात करूं तो दूसरा अपना क्या है महत्व? दूसरा महत्व है उत्पाद के गुणों में सुधार करना। क्या करना? इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अपना उत्पाद है, उत्पाद के गुणों की क्वालिटी है, उत्पाद के गुणों की उत्पाद के अंदर है उनकी क्वालिटी में सुधार करना। उसके अलावा और अपन बात करें कि और इनके क्या क्या है वो डियर्स इंपोर्टेंस हो सकती है, महत्व हो सकते हैं। तो अगला है अपना कीट तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। क्या करना? कीट प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी और खरपतवार प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। ऐसी किस्में विकसित करना जिसके ऊपर कीटों का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। जैसे आपने बात करें तो बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉटन के ऊपर है वो डियर्स गोलवर्म कीट होते हैं, इनका प्रभाव है कम रहता है। ऐसी किस्में विकसित करना, ऐसी फसलें विकसित करना जिसके ऊपर है वो रोगों का प्रभाव है, डिजीज का प्रभाव है वो कम से कम हो, रोग के प्रति वो फसल क्या हो? प्रतिरोधी हो। उसके अलावा मैं बात करूं तो अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना। अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकसित करना मतलब क्या होता है डियर्स? अगर उनके अंदर दक्षता क्षमता अधिक होनी चाहिए। अगर मान लो उनको सिंचाई और उर्वरक है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो फिर भी है वो उनकी
उपज क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। उसके अलावा शीघ्र परिपक्व होना, शीघ्र पकना या अर्ली मैच्योरिटी भी है वो डियर्स इसके अंदर होना चाहिए फसलों के अंदर। अर्ली मैच्योरिटी से क्या होगा डियर्स, अपन है वो एक वर्ष के अंदर है वो अधिक से अधिक फसलें ले सकेंगे। अगला है अपना समकाल परिपक्वता, यानी कि ऐसी फसलें जिनको अपन एक साथ में लगाते हैं उन फसलों को है एक साथ में वो पकना चाहिए। प्रकाश असंवेदीता, प्रकाश के प्रति है वो जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद में अगली अपनी प्रसुप्ति होनी चाहिए, उनके अंदर डोरमेंसी होनी चाहिए। फिर अपन बात करें नई नई ऋतुएं विकसित हो रही है, नई क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसके लिए वो किस्में विकसित करनी है। सूखा और लवण प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, ये क्या है डियर्स अपने इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव है। फिर अपन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं अधिक उपज। विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या होता है, अपनी जो स्थानीय स्थानीय अपनी किस्में है डियर्स, स्थानीय किस्मों की तुलना में वो ऐसी किस्में विकसित करना पादप प्रजनन की सहायता से जिनसे वो अधिक से अधिक क्या हो उपज प्राप्त हो। ऐसी किस्में विकसित करना जिनसे अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो, इसका मुख्य उद्देश्य है। जिससे क्या होगा डियर्स, उन्नत किस्मों की या वो बीज बुआई के लिए उपयोग करने से 20 से 25% है वो बढ़ोतरी संभव है। अगर अपन उन्नत किस्मों का बीज है वो बुआई के लिए उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, अगर अपन उन्नत किस्म के बीजों का बुआई के लिए उपयोग करेंगे तो अपनी उपज है वो 20 से 25% है वो डियर्स उसके अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला है अपना उद्देश्य है वो है उत्पाद के गुणों में सुधार करना। क्या करना, उत्पाद के जो भी गुण है उनकी क्वालिटी है उनके अंदर क्या करना डियर्स, सुधार करना। अधिक उपज के साथ में अधिक उपज के साथ साथ उत्पाद के अन्य गुणों में भी वो उत्तम होने चाहिए। उत्पाद होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, क्वालिटी युक्त होने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण है वो उत्पाद होने चाहिए। अधिक उपज तो प्राप्त होनी चाहिए, उसके साथ में अपन का जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। उत्पाद उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुरूप होना चाहिए, जिससे उनको है वो अधिक आर्थिक महत्व मिलते। उदाहरण के लिए मीठी मक्का, कपास में मक्का होनी चाहिए वो मीठी होनी चाहिए, कपास में होना चाहिए रेशा होना चाहिए लंबा और शक्तिशाली होना चाहिए। कपास में रेशा कैसा होना चाहिए डियर्स, लंबा तथा शक्तिशाली होना चाहिए। फलों के आकार और स्वाद में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। और दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। उसके अलावा तिलहनों में तेल की मात्रा भी है वो डियर्स उच्च होनी चाहिए, यानी कि उनकी गुणवत्ता है वो बेहतर होनी चाहिए। उसके अलावा है अगला अपना उद्देश्य है वो है कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करना। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कीट तथा रोगी प्रतिरोधी किस्मों का विकसित करना। रोगों एवं कीटों से फसलों के हानि को रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्या होता है डियर्स, विभिन्न प्रकार के रोग और कीट है, इन रोग तथा कीटों की हानि को रोकने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्मों का है वो विकास पादप प्रजनन की सहायता से करना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं तो प्रतिरोधी किस्मों को उगाने से उनके उत्पादन अधिक और स्थिर रहता है। अगर अपन प्रतिरोधी किस्में उगाएंगे तो उनका उत्पादन होगा वो अधिक होगा तथा और अपन बात करें तो वो है स्थिर रहेगा। अगला है अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना। क्या करना डियर्स, डेवलपमेंट ऑफ वेरिएंट्स विद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। नई किस्मों द्वारा अपन खाद्य उर्वरकों तथा सिंचाई का पर्याप्त उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में होना चाहिए। अगर ऐसी किस्में विकसित करना जिनमें क्या हो, सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता हो, कम आवश्यकता हो, उर्वरक तथा खाद की भी वो आवश्यकता कम हो, उनके अंदर दक्षता क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए, यानी कि कम उपयोग करके खाद और उर्वरक का उपयोग करके वो अधिक अपन को है वो उत्पादकता प्राप्त हो करता हो। इसके अलावा शीघ्र पकना, फसलों में जल्दी पकने वाली किस्में उपयोगी होती है, जैसे धान की जल्दी पकने वाली किस्मों के कारण ही धान गेहूं का है वो फसल चक्र है संभव हो सका है। अगर अपन अधिक पकने वाली शीघ्र पकने वाली किस्मों का है वो उपयोग करेंगे डियर्स, तो शीघ्र पकने वाली किस्मों से क्या होगा, फसल चक्र है वो एक वर्ष के अंदर 4 फसल चक्र अपन 3 फसल चक्र ऐसे ले सकते हैं। उसके अलावा है अपना प्रकाश असंवेदी किस्मों का विकास। क्या है डियर्स, प्रकाश समकाल पकवना, प्रकाश असंवेदीता किस्मों का विकास। इसकी अगर मैं बात करूं डियर्स, तो किसी फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए प्रकाश असंवेदित किस्मों का विकास आवश्यक है। अगर मान लो कोई फसल है उसको अपन नई जलवायु के अंदर उगा रहे हैं तो उसके अंदर है वो प्रकाश के प्रति क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। प्रकाश के प्रति है वो असंवेदिता है वो विकसित होना हुआ चाहिए। उसके अलावा समकाल पकना,
समकाल पकना की मैं बात करूं डियर्स, तो ऐसी फसलें जिनमें एक साथ फसल नहीं पकने से महत्वपूर्ण फसल की कटाई है वो एक बार में नहीं की जाती है। इसलिए कुछ फसलें जैसे मूंग, उड़द आदि में एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास होना चाहिए। अगर मान लो अपन है वो मिश्रित फसल लगा रहे हैं तो उसके अंदर एक साथ पकने वाली अगर किस्में होगी तो सभी फसलें एक साथ में पकेगी, तो ऐसी किस्में विकसित करना जो सभी फसलें एक साथ में पकती हो, जिससे कटाई में क्या हो, आसानी हो। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स तो अगला है अपना डोरमेंसी। कुछ फसलें जैसे बाजरा हो गया, बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं आदि में क्या है, प्रसुप्ति है वो आवश्यक अवस्था नहीं होती है। अतः क्या होता है, इनके अंदर पकते समय बरसात होने पर उनके बीज है वो बालू में अंकुरित हो जाते हैं। क्या होती है, ऐसी फसलें जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं, जौ आदि हो गया, इनके अंदर है वो डोरमेंसी स्टेज है बिल्कुल कम पाई जाती है। अगर मान लो पकते समय बारिश हो जाती है तो ये है वो उग जाते हैं। इसलिए ऐसी इनकी किस्में विकसित करना जो क्या हो, उच्च प्रसुप्ति अवस्था वाली होनी चाहिए। ऐसी फसलों में थोड़ी प्रसुप्ता वाली किस्मों का विकास करना भी महत्वपूर्ण होता है। अगला है नई ऋतुओं के लिए किस्में विकसित करना। कुछ फसलों को वर्तमान नए मौसम में उगाया जाता है, जैसे मक्का को खरीफ, रबी तथा जायद में भी उगाया जा रहा है। तो नए मौसम में अधिक उपज देने वाली किस्मों का है वो विकास होना चाहिए, यह भी एक उद्देश्य होता है। अगला है सूखा तथा लवण प्रतिरोधी किस्मों का विकास। देश की है वो अधिकांश है वो लगभग 70% खेती है वो कैसी है, असिंचित है। कैसी है डियर्स, असिंचित है। और यहाँ पर क्या है, अधिकांश भूमि में लवणों की अधिकता है, अतः इन क्षेत्रों में लवण और सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना चाहिए। उसके अलावा है अविषालु पदार्थों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। ऐसी कई फसलें हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अविषालु पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर टॉक्सिक उत्पाद है वो पाए जाते हैं। तो नई फसलों में कुछ अविषालु पदार्थ होते हैं, जैसे सरसों के तेल में मौजूद इरुसिक अम्ल होता है, वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सरसों के तेल में इरुसिक अम्ल होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है डियर्स, हानिकारक होता है। तो ऐसी फसलों को है वो उन्नत किस्मों की सहायता से इन पदार्थों को है वो पदार्थों से मुक्त होनी चाहिए। जैसे फसलों के अंदर है वो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, इन पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स तो अपना ज्वार हो गया, जिसके अंदर धुरीन या HCN पाया जाता है, तो उससे भी है वो मुक्त होनी चाहिए। तो ऐसी किस्में विकसित करना जिसके अंदर है वो विषालु पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल ही ना पाए जाए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके अलावा होता है अपना अविसरण। अविसरण की मैं बात करूं डियर्स, विसरित न होने वाली किस्मों का विकास, जैसे मूंग, उड़द, सरसों जैसी फसलों में काफी उपयोग होता है। अविसरण का मतलब होता है अपने फली होती है, जब पक जाती है तो उनके बीज होते हैं वो छिटक जाते हैं। क्या होता है, अपनी पौध या फली होती है डियर्स, पौध या फली जब पक जाती है तो उनके बीज क्या हो जाती है, छिटक, वो फली छिटक जाती है और बीज होते हैं वो फली से वो दूर चले जाते हैं। तो अविसरण ऐसी किस्में विकसित करना जिसके अंदर फलियां वो तिड़े नहीं, मतलब वो छिटके नहीं। अपन ऐसे देखते हैं जब मूंग पक जाते हैं तो उनकी फलियां होती है वो तिड़ जाती है, छिटक जाती है। ऐसी किस्में विकसित करना जिसके अंदर विसरण का गुण हो या कम हो। तो ये हो गया अपने मुख्य ऑब्जेक्टिव। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे पादप प्रजनन की क्रियाएं, कि एक्टिविटीज इन प्लांट बिल्डिंग। मुख्य रूप से पादप प्रजनन की कौन कौन सी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का अपन स्टडी है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।